हमारा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस लेक्चर में हम वेरियस एटॉमिक मॉडल का जायज़ा लेंगे, जिसमें रदरफोर्ड होगा और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी होगा और बोहर्स एटॉमिक मॉडल होगा। देखेंगे हम इसमें किस तरह से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई गोल्ड फॉयल के ऊपर, जिसकी विड्थ थी 0.0004 सेंटीमीटर मोटाई का एक गोल्ड फॉयल लिया रदरफोर्ड ने और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल किसी सोर्स से लिए और उनकी बम्बार्डमेंट कराई। वो तवक्को कर रहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल आसानी से गुज़र जाएंगे गोल्ड फॉयल में से तमाम के तमाम, लेकिन उसके लिए ये बड़ी बात हैरान कौन थी कि कुछ बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बिल्कुल वापस आ गए, डिफ्लेक्ट बैक हुए, जबकि ज़्यादातर पार्टिकल जो थे वो गुज़र गए। वो कहते हैं मेरे लिए ये बात इतनी हैरान कौन थी जैसे मैं 5 किलोग्राम का एक लोहे का बॉल लूँ और उस बॉल को टिश्यू पेपर के ऊपर मारूँ और वो बॉल टिश्यू पेपर पे लग के वापस आ जाए। वो कहते हैं मेरे लिए ये बात इतनी हैरान कौन थी कि अल्फ़ा पार्टिकल वापस क्यों आए। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तमाम के तमाम अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से गुज़र जाएंगे गोल्ड फॉयल में से। वो इनकी पेनिट्रेशन के बारे में ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मोस्टली पार्टिकल जो थे वो गुज़र गए, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हुए स्लाइट एंगल पे और कुछ बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक हुए 180 पे वापस आए। कंक्लूजन्स इसने क्या निकाले? इसने कहा जी मोस्टली जो स्पेस है एटम की वो एम्प्टी है। इसका मतलब वो सॉफ्ट पार्ट है, एम्प्टी है, जिसमें से पार्टिकल गुजर जाते हैं। फिर उसने कहा जिससे ये जो डिफ्लेक्ट बैक होना ये सजेस्ट कर रहा था कि ज़रूर, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई हैं, ये सजेस्ट कर रहा था कि ज़रूर एटम के अंदर कोई रिजिड पार्टिकल है, रिजिड पार्ट है, कोई थोड़ा सा हिस्सा है जिसकी वजह से ये मतलब डिफ्लेक्ट बैक होते हैं। फिर उसने एक नतीजा ये भी निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स या शेल्स। फिर उसने एक नतीजा ये भी निकाला कि होल मास ऑफ द एटम लाइज इन द सेंटर। ठीक है, एटम हैज़ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी। उसने कहा डिफ्लेक्ट होना इसका मतलब है सिमिलर डेंसिटी नहीं है, कहीं डेंसिटी कंसनट्रेटेड भी है ज़्यादा, ये भी उसने नतीजा निकाला। और दूसरा ये कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियाई हैं और पॉजिटिवली चार्ज है, उनका वापस आना भी ये सजेस्ट कर रहा था कि ज़रूर कोई पॉजिटिव पार्ट है, कोई पॉजिटिव पार्टिकल है इन द न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव अल्फ़ा रेस को रिपेल बैक कर रहा है। ठीक है ये तो थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स कह लें या उसकी कंक्लूजन्स कह लें। ऑब्जेक्शन इस पे क्या लगा? इस पे ऑब्जेक्शन ये लगा कि अगर एक पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है और एमिट करते करते इसका रेडियस छोटा होता जाना चाहिए और अल्टीमेटली इस पार्टिकल को जो है या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो इसका मतलब है मॉडल ऑफ द एटम फ्रॉम जो बोहर्स जो रदरफोर्ड आ रहा है ये तो कोलैप्स कर जाना चाहिए। भाई अगर एक पार्टिकल या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो इसका रेडियस छोटे से छोटा होता जाना चाहिए और इसको अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो मॉडल ऑफ एटम तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्पेक्ट्रम शुड मस्ट बी कंटिन्यूस। कहता है अगर एनर्जी, रदरफोर्ड पे जो ऑब्जेक्शन लगा वो ये था कि एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज हो रही है। अगर एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज हो रही है, लोगों ने कहा, तो फिर इसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो तो डिसकंटिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ये दो ऑब्जेक्शंस जो थे जो कि उठाए गए रदरफोर्ड के मॉडल पर। ठीक हो गया जी। और दूसरा उसने साइज़ ऑफ द एटम के बारे में एक बात कही, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम कितना छोटा है। उसने कहा ऐसे ही है जैसे एटम का साइज़ आप यूँ समझ लें, उसके मुकाबले में
न्यूक्लियस का साइज़ कैसा होगा। उसने एक तशबीह दी, उसने कहा ऐसे ही है जैसे एक पोलो ग्राउंड है जिसका डायमीटर 3 किलोमीटर के करीब होता है, और उसमें जो पोलो बॉल की अहमियत है जो 5 या 6 इंच बॉल का कुतर है, तो कहता है पोलो बॉल के मुकाबले में जो पोलो बॉल की अहमियत है पोलो ग्राउंड के मुकाबले में वही अहमियत न्यूक्लियस की है एज़ कम्पेयर टू द एटम। यानी एटम के साइज़ के मुकाबले में वही अहमियत है जो कि बॉल की अहमियत है, पोलो बॉल की अहमियत है पोलो ग्राउंड के मुकाबले में एटम का न्यूक्लियस इतना छोटा है। उसने ये एक बात बताई। उसके बाद हम देखते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक जो था उसने एक थ्योरी दी जिसने के बोहर के प्रॉब्लम्स को हल किया कंपैरेटिवली, और ये मसला जो कंटिन्यूस एनर्जी का ऑब्जेक्शन था इसका भी सलूशन दिया प्लांक ने कहा एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। ये बड़ी डिफरेंट बात थी। इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर, इसने कहा एनर्जी जो है जो एब्जॉर्ब या एमिट होती है वो कंटिन्यूसली नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूसली होती है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द क्वांटा ऑफ रेडिएशन। कहता है एनर्जी, ये जो एनर्जी एमिट होती है ये क्वांटा ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है 6.625 × 10⁻34 जॉल सेकेंड इसके यूनिट है एच के, ठीक है। ई इज इक्वल टू है एच न्यू का हमें पता है न्यू इज इक्वल टू होता है सी ओवर लैम्डा। हम न्यू की जगह सी ओवर लैम्डा पुट कर देते हैं, सी ओवर लैम्डा हम इधर पुट कर दिया। अब हमें ये पता है न्यू बार जो होता है वेव नंबर है 1 ओवर लैम्डा, तो हम इधर 1 ओवर लैम्डा की जगह न्यू बार पुट कर देते हैं। ये एक इक्वेशन डिराइव की प्लांक ने ये भी कहा कि एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन एमिट या एब्जॉर्ब होती है। फोटॉन क्या है? पैकेट ऑफ लाइट है, ठीक है, पैकेट ऑफ लाइट। यानी डिसकंटिन्यूस मैनर में जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो पैकेट्स की सूरत में होती है, और ये पैकेट्स इन केस अगर हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हो तो इनको फोटॉन का नाम दिया जाता है। फिर उसने कहा जी इस मेरी जो इक्वेशन है इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए। ये हमें पता ही है नंबर ऑफ वेव, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, passing through a point in unit time, ठीक है, passing through a point in unit time is called frequency। इसको हम न्यू के लफ्ज़ से बोलते हैं, v tilted सा। फिर वेव नंबर, फिर इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव नंबर, वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और लैम्डा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ्स के दरमियानी फासला जो है दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा। तो इसका हमें पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में लेते हैं, और वेव नंबर जो है मीटर में हो सकता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ के 1 मीटर में कितनी वेव्स हैं, और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स और क्रेस्ट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ। इसको नैनोमीटर में भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी, या पिकोमीटर में, या आप एंगस्ट्रम में, किसी में भी आप इनके यूनिट्स जो है वो ले सकते हैं। बेसिकली क्वांटम ने जो थ्योरी दी ये बड़ी यूनिक थी इन अ सेंस कि एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है। ये इसका बेसिक कलें आपके आइडिया था कि एनर्जी डिसकंटिन्यूस मैनर में हो रही है, इवॉल्व या एब्जॉर्ब। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर क्या कहता है अपने बोहर जो कि एक मैथमेटिशियन था, उसने बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन की एनर्जी की और रेडियस की भी। हालांकि ही वाज नॉट ए केमिस्ट, रादर ही वाज मैथमेटिशियंस, और उसके ये तमाम कैलकुलेशंस जो सी सपोज्ड रीडिंग करके उसने चीज़ों को किया, और अमेजिंगली आजकल के रिज़ल्ट्स और उसके रिज़ल्ट्स में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत करीब हैं जो आजकल हम मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से या एपरेटस की मदद से जो रिज़ल्ट्स निकालते हैं।
इसने कहा जी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स और ऑर्बिट्स, इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अच्छा, बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वन डायमेंशन में, यानी इनकी जो मूवमेंट है वो सर्कुलर पाथ में वन डायमेंशन में है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेटर ऑन हम बताएंगे। ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है, इसने कहा जी हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। मतलब ये एक ऑर्बिट या अलाउड परमिसिबल, ये न्यूक्लियस है। अब लेट से ये ऑर्बिट अलाउड है तो इलेक्ट्रॉन इसमें रहना चाहिए, ये ना वो नीचे आए या ऊपर जाए इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर रहना चाहिए, यही एनर्जी अलाउड है, ठीक है, तो उसमें ही इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसने कहा एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है ना एनर्जी इवॉल्व होती है, नाइदर इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब। हाँ, जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है तो इसमें है तो एनर्जी उसकी सेम रहेगी, अनलेस अनटिल वो नीचे वाले में ना चला जाए या नीचे से ऊपर वाले में ना चला जाए। जब तक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ना इवॉल्व होती है और ना एब्जॉर्ब होती है। हाँ, उसने कहा जब लोअर से हायर आप जाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है तो यहाँ से एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, लोअर टू हायर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये बात आपने याद रखनी है। और इसी तरह जब हायर से लोअर आए, क्योंकि बाहर एनर्जी ज़्यादा है ऊपर वाले में और अंदर वाले में कम है, तो एनर्जी क्या होगी भाई, ज़्यादा से कम में आना है तो एनर्जी इज इवॉल्व्ड या रिलीज्ड, ठीक है। ऊपर से नीचे वाले में जब जाएगा तो एनर्जी इवॉल्व या रिलीज होगी। फिर बोहर ने ये भी बताया कि आप दो ऑर्बिट का एनर्जी लेवल निकाल सकते हो, कैसे, लेट्स से इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, वो कहता है डेल्टा E अगर आपने निकालना है एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिट्स, तो आप कर लो E2 माइनस E1, दैट इज इक्वल टू h न्यू। h यहाँ पे क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। वो कहता है जी आप दो एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो डेल्टा E से, डेल्टा E इज इक्वल टू है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। उसने कहा जी ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल whose angular momentum is a multiple of factor nh/2 pi। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mvr। उसने कहा है अगर mvr इसका कोई मल्टीपल है तो वो फैक्टर, वो वाला रास्ता अलाउड है। मसलन mvr फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट में कहता हूँ nh/2 pi, तो मुझे n की जगह 1 पुट करना होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम मुझे ये तो है फर्स्ट का, अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट के लिए ये सेकंड एनर्जी लेवल पे जाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, 2nh/2 पाई, ठीक है, 2nh/2 पाई। थर्ड ऑर्बिट के लिए या एनर्जी लेवल के लिए जो परमिसिबल ऑर्बिट नंबर n3 होगा h/2 पाई। इसने ये कहा कि ये रास्ते जो हैं इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड या फिक्स्ड है और सिर्फ वही रास्ते अलाउड हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इस फैक्टर का कोई ना कोई मल्टीपल हो, चाहे मल्टीप्लाइड बाय 1, चाहे 2, चाहे 3, इनका अगर मल्टीपल है तो वो रास्ता परमिसिबल है, वो ऑर्बिट अलाउड है, अदरवाइज ऑर्बिट्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। अब हमने ये नतीजा निकाला कि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है 1 डायमेंशन में है, 3D में नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसने ये भी आइडिया दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट है। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट था समरफेल्ड, 1915 की बात है। समरफेल्ड ने ये कहा कि जो रास्ते हैं वो बिल्कुल ही इस तरह से सर्कुलर नहीं है, बल्कि उसने कहा कुछ ज़रूरी नहीं है न्यूक्लियस इन द सेंटर, उसने कहा रास्ते ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाले रास्ते जो हैं ये लेट से न्यूक्लियस है तो ऑर्बिट एलिप्टिकल हो सकते हैं, एग लाइक हो सकते हैं, जिसे बैज़वी हम कहते हैं। इसने एलिप्टिकल
ऑर्बिट्स का तस्वर दिया। और इसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन को ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेंटर में है न्यूक्लियस लाइक दिस, ये नहीं है उसने कहा, बल्कि ये वाली सिचुएशन है। समटाइम्स न्यूक्लियस के बहुत करीब से भी गुजर सकता है आपका इलेक्ट्रॉन जो है, और वो रास्ता जो है वो सर्कुलर नहीं हो सकता ऑल द टाइम, बल्कि वो एलिप्टिकल भी हो सकता है। ये जो थी ये 1915 में समरफेल्ड ने ये वाली डिस्कवरी की थी कि जो ऑर्बिट्स जो हैं वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है बल्कि वो एलिप्टिकल हो सकते हैं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इज़ अल्फ़ा। अगर हम एंगल कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन का एंगल कह लें अल्फ़ा है, एंड दैट ऑफ पॉजिटिव रेज इज़ बीटा, पॉजिटिव का एंगल हम उसको बीटा से शो करें, देन पिक द राइट ऑप्शन। बीटा इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ये एक सोर्स है जिससे अल्फ़ा, बीटा और गैमा यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सोर्स है ये, ठीक है। इनको हम कैथोड रेज भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड कहते हैं और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव रेज कहते हैं और इसको हम गैमा रेज कहते हैं या न्यूट्रल है ये। अच्छा, ये वाला गैमा है और ये अल्फ़ा एंगल जो है वो कैथोड का है और बीटा एंगल जो है प्रोटॉन। कहता है किसका एंगल बड़ा होगा अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो किसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इज़ अल्फ़ा एंड दैट ऑफ पॉजिटिव रेज इज़ बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। पिक द राइट ऑप्शन। कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कैथोड रेज ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में या प्रोटॉन या गैमा रेज। भी बात सुनो, न्यूट्रॉन बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, न्यूट्रल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी होगा। अब यू नो कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ये बहुत जल्द डिफ्लेक्ट हो जाएगा। चार्ज आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे इक्वल है, और इसलिए हम कहते हैं हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन है वो बहुत बिग होगा दैन बीटा। तो इसमें ऑप्शन देख लो आप, अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर दैन बीटा। अगेन देखें, सोर्स है जिससे अल्फ़ा, बीटा, गैमा पार्टिकल निकल रहे हैं, आपने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बताना है। तो यकीनन इलेक्ट्रॉन का मास कम है, चार्ज इक्वल है दोनों के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। एंगल इसका जो बनता है वो अल्फ़ा है, दैन दैट ऑफ पॉजिटिव रेज जो कि बीटा है। तो इसलिए हम कहते हैं अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक MCQ था, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, हमने रेडियस के बारे में डिस्कशन करनी है कि रेडियस किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, रेडियस और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, रेडियस और n ऑर्बिट का आपस में क्या रिलेशन है, n का क्या रिलेशन है, रेडियस और एनर्जी आपस में किस तरह से रिलेटेड है। सिंपली हमने इनका एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा, रेडियस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने जो इसका कंक्लूजन है वो लिखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ शेल है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये सारी हमारे पास वैल्यू होती हैं। जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हमारे पास आता है रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसे जैसे n का स्क्वायर यानी ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाता है, रेडियस की लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। इनका आपस में ये, वैसे हमें पता है कि एक न्यूक्लियस है जो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ लेके आ रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ लेके जा रही है। तो तभी हम ये एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं जब दोनों फोर्सेस इक्वल इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो यहाँ से आपको ये ज़रूर एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e, ये सारे का सारा कांस्टेंट एक फैक्टर है जिसका आंसर ये वाला आ रहा है, और n स्क्वायर साथ हमारे पास स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट है। n1 अगर है हमारे पास तो 1 स्क्वायर अगर आप करें तो आंसर यही 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। जब n इज इक्वल टू 2 r2 आपके पास जो आ रहा है वो 2 स्क्वायर n का करेंगे आप, 2n स्क्वायर जिसे हम कहते हैं n स्क्वायर,
तो ये आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे इसी फैक्टर को 3 स्क्वायर से यानी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थर्ड ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट के लिए ये आएगा। 16 से मल्टीप्लाई किया हमने इसी फैक्टर को और 25 से इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है इन एंगस्ट्रम। तो ये हमें कुछ वैल्यूज़ का आइडिया होना चाहिए। फिर याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ रेडियस गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। जैसा हम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाते हैं तो अगर इन दो शेल का फासला कम है तो इनका और ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं और दो शेल के रेडियस का डिस्टेंस, इस शेल डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है और इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस है। इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये बात आपने याद रखनी है। और इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि रेडियस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। याद रखना है रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड यानी इसका क्या मतलब है, करीब वाले ऑर्बिट में एनर्जी कम और दूर वाले ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो इसलिए जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी लूज़ करके आता है जी, कम रेडियस की तरफ जाता है। रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यू मीन कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है रेडियस बढ़ता जाता है। शेल नंबर कम है, एन की वैल्यू कम है तो रेडियस कम आएगा। इस तरह एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। ई टोटल जो है दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन की वजह से होती है और जो मूवमेंट की वजह से होती है। इसका हम जब एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं तो m(E4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर हमारे पास आता है और 1/n स्क्वायर कॉमन हम ले लेते हैं तो इस सारे कांस्टेंट फैक्टर की ये वाला आंसर आता है हमारे पास। लेकिन ये आंसर हमारे पास एनर्जी आ रही है जॉल में। हम एनर्जी एक एटम के लिए जॉल में क्या करेंगे, हम चाहते हैं 1 मोल के लिए निकालें तो ये वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और किलो जॉल में निकालें, एनर्जी थोड़ी रीजनेबल हो जाएगी वैल्यू। तो 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जॉल को किलो जॉल में हम लेंगे और एक एटम की एनर्जी को हम मोल में लेंगे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ रहा है 13.315 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट। अच्छा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है ये जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाते हैं तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा क्या होता है, E2 E1 जो करीबी हैं दो शेल जो है इनका एनर्जी डिफरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा होगा जबकि E2 और E3 का इससे कम होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, और फिर E4 E3 का इस E2 और E3 से कम, E3 और E2 का डिफरेंस है। E5 E4 का कम होगा एज़ कम्पेयर टू E4 माइनस E3 के एनर्जी डिफरेंस से। और अगर आप इन्फिनिटी से कोई पॉइंट E1 पे लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो आ रहा है वो किसी भी इन्फिनिटी से आप पहले शेल में इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो हमारे पास ये एनर्जी आएगी -13.5। ये थोड़े से एक्सप्रेशन हैं, इनको याद रखिएगा, हमें MCQs में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी वगैरह। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन। डेल्टा E इज़ इक्वल टू एच न्यू हमें पता है, डेल्टा इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 ये भी हमें पता है। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं जी। ठीक है जी, Z स्क्वायर E4 Z स्क्वायर m(E4) और 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जाओ। ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए हम जब Z इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। हमें ये भी पता है डेल्टा इज इक्वल टू है h न्यू। हमारे पास ये एक्सप्रेशन और h न्यू हम इनका कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो न्यू हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो h इधर आके क्यूब कर देगा इस पूरी वाली क्वांटिटी को। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ H एटम, वेव नंबर कैसे निकालते हैं, न्यू बार जिसे हम कहते हैं। इसके लिए मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, और उसके बाद ये सारा जो एक कांस्टेंट बन जाता है m(E4), इसमें z निकाल दें आप, z इज इक्वल टू 1 पुट कर दें अगर, तो ये सारे का सारा दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर क्यूब। न्यू बार हम निकालते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है
वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम इन पर मीटर में, ठीक है, कितने वेव्स होंगी। अब हम देखते हैं लाइमन सीरीज़ के लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए n1 जो है हमें पता है 1 के इक्वल होता है लोअर के लिए, और n2 हायर जो है, लेट से पहली लाइन जो है, पहली लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो n2 इज इक्वल टू 2 हायर लाइन के लिए हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर पुट करने के बाद। अब हम अगर सेकेंड लाइन के लिए देखें तो देखिएगा n1 हमारे पास 1 होगी और n2 3 होगी हमारे पास। 3 से जब 1 में आएगा तो ये बामर सीरीज़ के लाइमन सीरीज़ की दूसरी लाइन बनेगी, ठीक हो गया। तो इसको जब हम वैल्यू 1 स्क्वायर और 3 क्यूब ये पुट करते हैं तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आता है। अगर आप इसकी जिसे कहते हैं लिमिटिंग लाइन कब बनती है, जब इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा हो फर्स्ट ऑर्बिट में। तो आपको पता है लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट n1 इज इक्वल टू 1 ही होगा पहला ऑर्बिट, और इन्फिनिटी से आ रहा है तो हम इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी करते हैं, तो हमारे पास 106.6 × 10⁵ पर मीटर। ये हमारे पास लिमिटिंग लाइन आ रही है जब एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से n1 में आके ड्रॉप करता है। अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर बहुत अच्छा मॉडल था, नो डाउट। उसने बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आजकल हमारे पास एटम के बारे में है मोस्टली अगर आप देखें तो बोहर की डिराइव की हुई है, लेकिन फिर भी उसके मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी हाइड्रोजन के लिए अप्लाई हो रहा था। अगर आप इसको हीलियम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो He+1, और लिथियम के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ये करना होगा, और ब्रिलियम के लिए आपको इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना होगा, ठीक है। तो इन आयंस पे ये अप्लाई होता है, लाइक बोरॉन जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पे ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जब एक मेन लाइन की फाइन स्प्लिटिंग होती है इनटू फाइन लाइन, तो उसके बारे में बोहर को कोई इल्म नहीं था। ये भी कह लें कि बोहर के मॉडल का डिफेक्ट था कि उसको फाइन लाइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इसके अलावा बोहर ये कहता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ये 1 डायमेंशनल मूवमेंट है, जबकि मूवमेंट 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन की नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन 3D में किसी भी तरफ अप डाउन अबव राइट लेफ्ट किसी भी तरफ जा सकता है। 3 डायमेंशनल मूवमेंट के बारे में भी बोहर ने कोई आइडिया नहीं दिया, या बोहर इसके बारे में ला इल्म था। इसके अलावा जब एक एक्साइटेड सैंपल हो किसी मसलन हाइड्रोजन का, उसको आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो लाइन की फर्दिंग स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो लाइन की फर्दर स्प्लिटिंग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखो तो उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, इन दोनों इफेक्ट के बारे में बोहर जो था ला इल्म था। बोहर डिडंट न्यू दीज फिनोमेना, ठीक है, डिडंट नो दीज फिनोमेना। इन फिनोमेना के बारे में बोहर जो था ला इल्म था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये अप्लाई नहीं हो रहा सिस्टम, फाइन लाइन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा बोहर 1 डायमेंशनल में मूवमेंट करवाई जा रहा है, जबकि मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन 3D है। जीमैन और स्टार्क इफेक्ट के बारे में बोहर को यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फर्दर स्प्लिटिंग होती है मेन लाइन की इनटू फाइन लाइन उनके बारे में बोहर को कोई इल्म नहीं था। दिस इज़ हाउ यू कैन एवेल्यूएट द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सेकेंड ऑर्बिट इज अवे एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। जी, कितने टाइम्स है हमें पता होना चाहिए। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड की बात हो रही है, 2 स्क्वायर 4 टाइम होना चाहिए जी। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक फर्स्ट ऑर्बिट जो है सेकंड ऑर्बिट से कितने टाइम अवे होना चाहिए? 4 टाइम्स। हम कहते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो n की वैल्यू 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम अवे चला जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ऑर्बिटल्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ H गोज ऑन। क्या होता है जी, जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम मतलब न्यूक्लियस जाते हैं तो डिस्टेंस को क्या होता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, बोथ ए एंड बी नॉट। इनफैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स जो है बढ़ता जाता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग।
आप देखिए इनका कम है, इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है और इसका इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस इज बैलेंस्ड इन एटम्स बाय कौन सी, किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से, रिपल्सिव फोर्स से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। भाई एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ खींच रही है, और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगी हुई है। तो जो बाहर की तरफ फोर्सेस हैं उनको कौन सी चीज़ बैलेंस कर रही होती है, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या रिपल्सिव फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींच सकता। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारा ऑप्शन दुरुस्त है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं सेंट्रीफ्यूगल को वो नलीफाई करती हो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी एनर्जी इज एमिटेड बाय कंटिन्यूसली, डिसकंटिन्यूसली, साइमल्टेनियसली, या ये तमाम ठीक है जी बोले। तो इसमें जो आएगा एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूसली आएगा हमारा ऑप्शन। एनर्जी मुसलसल निकलती है, discontinuously sorry, in the form of packets. Splitting of spectral line when atoms are subjected to strong magnetic field क्या कहलाता है, यकीनन ज़ीमैन्स इफेक्ट इसको कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस when atoms are subjected to strong magnetic field, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता स्ट्रॉन्ग तो फिर आपका ऑप्शन क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारा तो ज़ीमैन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग है तो दिस इज स्टार्क इफेक्ट। लिमिटिंग लाइन ऑफ बाउमर सीरीज लाई इन यूवी रीजन, IR रीजन, विजिबल रीजन या एक्सरे रीजन। तो यकीनन यूवी रीजन में होगा ये। द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ H एटम इज जी। अब फिर हमें एक्सप्रेशन देखना होगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट निकाला हुआ है, यू शुड नो, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर। तो अब थर्ड के लिए अगर हम वैल्यू पुट करें 0.529 इंटू 3, तो मोस्ट पॉसिबल आंसर जो आपका आएगा 4.76 एंगस्ट्रम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। आपको पता है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n, तो आप n की वैल्यू थर्ड के लिए 3 यहाँ पुट करोगे तो आपका मोस्ट पॉसिबल आंसर 4.76 एंगस्ट्रम होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कौन सा फैक्टर है जो एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है, n स्क्वायर h ओवर 2 पाई, nh ओवर 2 पाई, nh ओवर 4 पाई, nh स्क्वायर ओवर 2 पाई। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू mvr, परमिसिबल रास्ते कौन से होते हैं, nh ओवर 2 पाई का कोई मल्टीपल होते हैं। ये h स्क्वायर या n स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं है इसमें, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए nh ओवर 2 पाई। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल यूनिट्स, किसने ये थ्योरी पेश की थी, रदरफोर्ड ने, प्लैंक ने, बोहर ने या डाल्टन ने। तो बेसिकली ये थ्योरी डाल्टन ने ही पेश की थी। उसने एटमॉस जो लफ्ज़ था डेमोक्रेटिस ने इस्तेमाल किया था, एटमॉस का मतलब था नॉन डिविजिबल, तो उसी बात को इसने आगे बढ़ाया था जॉन डाल्टन ने कि एटम इज़ नॉन डिविजिबल, हालांकि आजकल डिविजिबल है इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट सेटिस्फाई, होल मास इज इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्या ख्याल है, यही प्रोटॉन ही है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात ठीक है। होल मास इज इन द न्यूक्लियस, कैन नॉट सेटिस्फाई। तो लास्ट है प्लैंक लाइक पिक्चर नहीं एक्सप्लेन करता ये, क्यों भाई, ये प्लानिटरी मॉडल पेश करता है जो रदरफोर्ड है, वो कहता है सारा मैस न्यूक्लियस में है, पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस कहता है वो। और दूसरा ये कि ये कोई थ्योरी नहीं दी उसने कि प्लैंक लाइक इसका मॉडल होना चाहिए, दिस वाज नॉट थियोराइज्ड बाय रदरफोर्ड। mass of electron in an atom having 2 electron is, आपको mass of electron का पता होना चाहिए, कितना होता है जी mass, 9.1 इंटू 10 की -31 किलोग्राम या 9.1 इंटू 10 की 28
ग्राम्स या 9.1 × 10⁻⁵ मिलीग्राम, या ये सब भी हो सकते हैं। बेसिकली देखें 2 इलेक्ट्रॉन हैविंग एटम, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया है, थोड़ी स्टेटमेंट में थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अभी देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है कोई भी मैटर ले लें आप तो उसका मास सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं हर मैटर के, हर सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन सिमिलर होता है। अब देखो किलोग्राम में है मास, किलोग्राम को अगर आपने ग्रामों में लेके जाना है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ से -28 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप बड़े यूनिट को छोटे में लेके जा रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई, अगेन आप ग्राम को मिलीग्राम में लेके जाना चाहते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर भी, यानी ये तीनों आंसर हमारे ठीक हैं। तो इट मीन डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। दिस इज़ हाउ आप मास को किलोग्राम से ग्राम और ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। द चार्ज ऑन 500 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज भी, आमतौर पे हमारे पास जो मास आता है हम निकाल रहे होते हैं पर किलोग्राम के लिहाज से, और वो ये वाला ऑप्शन ठीक होता है, ये वाला ठीक है, 1.78 × 10⁻11, ठीक है, ये प्लस में 11 है, और ये इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। उसकी वजह यह है, अब हमने किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम में हम लेते हैं तो ये वाला आंसर आता है जो कि दुरुस्त है। अब हमने ये वाला आंसर दुरुस्त आता है प्लस साइन वाला, लेकिन अब 500 ग्राम आपको पता है 500/1000 = है क्या आएगा 1.2 या 0.5। तो इस क्वांटिटी को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आंसर दुरुस्त बनेगा। बेसिकली हमने ½ किलोग्राम के ऊपर चार्ज, ½ किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज बताना है, जो कि हमारा सी ऑप्शन दुरुस्त बनता है। स्टडी ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, आम लाइट जो होती है हमारे पास, ये सनलाइट जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट से मिलके बनी होती है। इसमें बहुत सारे लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा मतलब जितनी वेवलेंथ कम होगी, ये देखो जितनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये बात आपने याद रखनी है। और जितनी कम वेवलेंथ है उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ है उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी। ये बात आपने याद रखनी है। विजुअल डिस्प्ले ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये स्टडी है हमारे पास ये सन की लाइट आ रही है जी, इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन होगी बहुत ज़्यादा हुई जी, गामा रेज जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, फिर एक्स रेज आ जाती हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं, फिर विजिबल रीजन है। दिस इज़ द रीजन दैट वी कैन विजुअलाइज, हमारी आंखें इनको देखने, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हम उनको नहीं देख सकते। इसमें आपको पता ही है विजिबल रीजन के अंदर आप ये एक लफ्ज़ विबग्वायर याद रखते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आप तरतीब याद रखिएगा। फिर इसके बाद इंफ्रारेड रीजन है, माइक्रोवेव रीजन है और रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, और इनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। याद रखिएगा जिनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी अब अगर आप देखो कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखो फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन आपस में इन्वर्स है लैम्डा का, यानी वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये आपने रिलेशन याद रखना है। ठीक हो गया जी। दिस इज़ द रीज़न दैट वी कैन विजुअलाइज, हमारी आंखें सिर्फ ये देख सकती हैं, ये वाला रीजन आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गैमा रेज जो है जिल्द वगैरह पे असरअंदाज होती हैं, एक्स रेज मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे लिए हार्मफुल है। अब हम देखें अगर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, देयर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ कलर्स।
यानी आप कलर्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कलर्स आर डिफ्यूज्ड। जैसा हम ये रेनबो देखते हैं, रेनबो में ये कलर आपस में इतने ज़्यादा डिफ्यूज़ हैं कि हम इनकी क्लियर बाउंड्री नहीं बता सकते। दे आर सो मच एब्जॉर्ब इन ईच अदर, डिफ्यूज्ड इन ईच अदर। तो इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी एग्जांपल रेनबो है। इसके बाद एक है डिसकंटिन्यूस। आप कहेंगे देयर इज़ क्लियर डिमार्केशन, क्लियर डिमार्केशन ऑफ लाइंस। आप एक कलर को दूसरे कलर से या एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग कर सकते हैं। फिर फर्दर डिसकंटिन्यूस जो एटॉमिक हम लेते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी। इसकी भी दो किस्में हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। इसको हम यूँ कह लेंगे कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर एक सैंपल है जो कि एक्साइटेड है, ठीक है। एक्साइटेड सैंपल है, एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं जी, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं तो ख़ास फोटॉन नज़र आता है। अब एक बात याद रखिएगा, ख़ास फोटॉन जो है वो मैं इसके इस तरह से देख देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए मैंने ये लाइन लगा दी। तो याद रखिएगा एटॉमिक एमिशन में लाइट एमिट होती है। हमें लेट से ये ब्राइट है लाइन जो है, इसको अब मैंने ब्राइट कह लेना है। हमें ब्राइट लाइन नज़र आएंगी और डार्क बैकग्राउंड होगा, डार्क बैकग्राउंड आपने याद रखना है, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड, ब्राइट लाइंस, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ब्राइट लाइंस है, एक्साइटेड सैंपल है, वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो वो फोटॉन जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें ब्राइट लाइन नज़र आएगी। इसके बरक्स ये एक सैंपल है हमारे पास, इसमें से हम लाइट गुजारते हैं जी, ठीक है। लाइट जब गुजारते हैं तो जहाँ पे फ़र्ज़ करें ये एटम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे याद रखना है डार्क लाइन नज़र आएगी विद ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड, ये आपने याद रखना है जी। ब्राइट बैकग्राउंड, डार्क लाइन विद ब्राइट बैकग्राउंड। डार्क लाइन क्यों आई? जब लाइट पड़ी तो इसने इस इलेक्ट्रॉन ने वो लाइट एब्जॉर्ब की, ठीक है, और इस तरह यहाँ पे हमें डार्क लाइन मिलती है। हमें डार्क लाइन विद ब्राइट बैकग्राउंड हो तो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और अगर हमें ब्राइट लाइन मिल रही हो विद डार्क बैकग्राउंड तो ये हमारा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक हो गया जी।